देखो बच्चों, अब हमारा पहला टारगेट क्या है? इंडियन इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक क्विक रिवीजन हमको आज करना है। इसके समरी नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। समरी नोट्स में आप ये मान के चलो 70 से 80% चैप्टर कवर है। अगर आप समरी नोट भी अच्छे से पढ़ के जाते हो तो पूरा पहला फर्स्ट चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई बात याद नहीं भी है तो वो समरी नोट्स पढ़कर याद आ जाएगी और चैप्टर लर्न करना हमको इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो प्रायर टू ब्रिटिश रूल कैसी थी। टॉप चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब हमें यह सीखना है कि इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन कैसी थी इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले। मतलब हम जब इंडिपेंडेंट हुए उस समय या उससे जस्ट पहले हमारी इकोनॉमी अच्छी थी, बुरी थी, बुरा क्या था, अच्छा क्या था, यह चैप्टर बताता है। सबसे पहले आप सब जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स हम अंडर ब्रिटिश रूल थे। तो पहला टॉपिक यह है कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ये टॉपिक क्या है? ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, प्रायर टू ब्रिटिश रूल। तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट थी। वाइब्रेंट होने का मतलब होता है ग्रोइंग इकोनॉमी थी, प्रॉस्परस थी यानी रिच थी। तो पहले तो ये समझना है ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट भी थी और प्रॉस्परस भी थी। दूसरा ये समझना है ब्रिटिश रूल आने से पहले रूरल इकोनॉमी सेल्फ कंटेन्ड थी। सेल्फ कंटेन्ड होने का मतलब होता है रूरल एरिया में जिन चीजों की जरूरत थी वो सब रूरल एरिया में उपलब्ध थी, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फार्मर था जो फार्मिंग कर रहा था, कॉबलर थे जो जूते बना रहे थे, गोल्ड स्मिथ थे जो ज्वेलरी बना रहे थे, आयरन स्मिथ थे जो लोहे का सामान बना रहे थे। सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमीज थी। और जो कल्टीवेटर था यानी जो किसान था वो ओनर ऑफ लैंड था। प्रायर टू ब्रिटिश रूल कोई जमींदारी सिस्टम नहीं था, कल्टीवेटर्स वर ओनर्स ऑफ लैंड। ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी सिल्क और कॉटन की जो टेक्सटाइल्स थी वो वर्ल्ड फेमस थी। और उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में मेटल एंड प्रेशियस स्टोन का जो वर्क होता था वो भी वर्ल्ड फेमस था अपनी एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप के लिए। किसके लिए वर्ल्ड फेमस था? अपनी एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप के लिए। तो हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट थी, हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस थी, हमारी इकोनॉमी सेल्फ कंटेन्ड थी, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर्ल्ड फेमस थी एंड मेटल एंड प्रेशियस वर्क फेमस था फॉर एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। पहले तो ये लर्न करेंगे फिर आगे। अब सर हमें यह समझना है जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी का टू साइडेड एक्सप्लॉयटेशन किया। किसने? ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी का टू साइडेड एक्सप्लॉयटेशन किया। किसने इंडियन इकोनॉमी का टू साइडेड एक्सप्लॉयटेशन किया? ब्रिटिश रूल ने। टू साइडेड एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया? एक तो था सप्लाई एस्पेक्ट और एक था डिमांड एस्पेक्ट। देखो सप्लाई एस्पेक्ट क्या था सर? ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो ब्रिटेन को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इंडिया सप्लायर बन गया ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए फॉर द रॉ मटेरियल। मतलब होता यह था जितना भी रॉ मटेरियल था वो इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो जाता था। तो सोचो हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, वो इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो जाते थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया यानी हमारी कंट्री के रॉ मटेरियल कहां चले गए? ब्रिटेन चले गए। और ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के लिए क्या बने? रॉ मटेरियल का
काम करे, ब्रिटेन इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो कहां से सप्लाई हुआ? इंडियन इकोनॉमी से सप्लाई हुआ। तो आप बोलोगे देयर वॉज एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन of natural resources of India, raw materials of India were exported to Britain for British industries. India became exporter of raw material to Britain. ये तो गया सप्लाई एस्पेक्ट। अब क्या हुआ? ब्रिटेन के अंदर रॉ मटेरियल गया, ब्रिटेन ने उस रॉ मटेरियल से बनाए फिनिश गुड्स। क्या बनाए? फिनिश गुड्स। अब वो फिनिश गुड्स इंडिया भेज दिए गए और इंडिया के मार्केट में बेचे गए। तो इंडियन मार्केट यूज किया गया एज डिमांड डेस्टिनेशन फॉर ब्रिटिश गुड्स। एज डिमांड डेस्टिनेशन फॉर ब्रिटिश गुड्स मतलब इंडिया में ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बनते थे। कहां फिनिश गुड्स बनते थे? ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बनते थे और वो फिनिश गुड्स इंडिया में बिकने के लिए आ जाते थे। इंडिया में बिकने के लिए आ जाते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी? ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बन रहे थे, एक तो हैंडमेड थे, नहीं मशीन मेड थे। इंडस्ट्रियल गुड्स, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल गुड्स मशीन मेड थे। तो मशीन मेड थे तो उनकी क्वालिटी भी बेटर थी और वो चीप भी थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? ब्रिटिश गुड्स ने जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गुड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया और इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो आप क्या बोलोगे? इंडियन मार्केट वॉज यूज्ड एज अ डिमांड डेस्टिनेशन फॉर ब्रिटिश गुड्स। इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। एज अ रिजल्ट, handicraft and other industries, as a result, handicraft and other industries were completely destroyed. बोलो आया? तो सबसे पहले एक पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भैया ब्रिटेन ने इंडियन इंडस्ट्रीज का टू साइडेड एक्सप्लॉइटेशन किया। क्या क्वेश्चन आएगा? ब्रिटेन ने इंडियन इंडस्ट्रीज का टू साइडेड एक्सप्लॉइटेशन किया। क्वेश्चन बोलेगा एक्सप्लेन द टू साइड्स। तो कौन से दो साइड समझाने होंगे? एक सप्लाई एस्पेक्ट और एक डिमांड एस्पेक्ट। कौन से दो एस्पेक्ट समझाने होंगे? एक सप्लाई एस्पेक्ट और एक डिमांड एस्पेक्ट। क्लियर है क्या? अच्छा, अब हमें पढ़ने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये फीचर्स हम कैसे पढ़ेंगे? ये फीचर्स हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर वाइज, इंडस्ट्री वाइज, फॉरेन ट्रेड वाइज अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक जनरल पॉइंट पढ़ रहे हैं। जनरल में इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स पढ़ रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो आप बोलोगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब वन बाय वन ये पॉइंट समझाऊंगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सबसे पहला फीचर था इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ग्रोथ हो नहीं रही है या ग्रोथ हो रही है बहुत कम हो रही है। बोलो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। फिर आपको एक डेटा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। बोले ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमारी जीडीपी ग्रो हुई सिर्फ 2% से और पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ 0.5% से बढ़ी। पर कैपिटा इनकम होती है पर पर्सन इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे आती है? जब आप जीडीपी को डिवाइड करते हो टोटल पॉपुलेशन से। तो हुआ क्या? जीडीपी से ज्यादा रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जीडीपी से ज्यादा रेट से
पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसलिए जीडीपी तो 2% ग्रो हुई, पर पर्सन इनकम यानी पर कैपिटा इनकम सिर्फ 0.5% ग्रो हुई। तो एक और डेटा लर्न करोगे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जीडीपी ग्रू एट अ रेट less than 2% and per capita income grew at the rate of 0.5%. Standard of living of public was miserably low. तो ये तो हो गया स्टेगनेंट इकोनॉमी, इस पे शॉर्ट नोट भी लिखने आ सकता है। नेक्स्ट हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। बैकवर्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पे लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास सफिशिएंट बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं होती, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। बैकवर्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पे वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बैकवर्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पे लो पर कैपिटा इनकम होती है। याद रखना 1947-48 में पर कैपिटा इनकम वॉज जस्ट ₹230। तो आप क्या बोलोगे? इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड इकोनॉमी in year 1947-48 per capita income was just ₹230. India was very poor and struggling for basic necessities like food, clothing, shelter. There was widespread unemployment in the economy. फिर आप ये बोलोगे डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर था, और इसमें सिर्फ एक डेटा लिखकर आ जाओ कि बोले इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा था। इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा था। एग्रीकल्चर में कंट्री की 72% पॉपुलेशन एंगेज थी, और एग्रीकल्चर का जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोलोगे? इंडियन इकोनॉमी वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, 72% of working population was engaged in agriculture, which contributed to almost 50% GDP. फिर आप बोलोगे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ब्लीक था, मतलब पुअर था। पुअर क्यों था? पुअर इसलिए था, ब्रिटिश रूल ने क्या करा, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय करा, इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में रिवाइज करेंगे। और हमारी इकोनॉमी कैपिटल गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स होते हैं प्लांट मशीनरी, उसके लिए हेविली डिपेंडेंट थी ब्रिटिशर्स पे। मतलब जितने भी कैपिटल गुड्स आते थे वो इंपोर्ट होके आते थे। तो आप क्या बोलोगे? प्रायर टू ब्रिटिश रूल, पढ़ा ना हमने, प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री was world famous, but British rule systemically destroyed handicraft industry, and small scale industry was completely ruined. India was dependent on Britishers for capital goods. ठीक है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स थी। सर जितने भी फिनिश गुड्स होते थे ब्रिटेन से इंपोर्ट होके आते थे, कैपिटल गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट होके आते थे, और जो नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, वो भी कहां से इंपोर्ट होके आते थे? ब्रिटेन से। नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स जैसे कपड़े, नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स क्या है? जैसे कपड़े, दवाइयां, मेडिसिन, मशीनें, साइकिल, केरोसिन, ऑयल, जितने भी ये बेसिक कंज्यूमर गुड्स है सब कहां से इंपोर्ट होके आते थे? ब्रिटेन। तो आप क्या बोलोगे? इंडिया वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स of both machinery and defense equipment
as well as consumer goods like sewing machine, medicine, kerosene oil, bicycle, etc. लिमिटेड अर्बनाइजेशन था. अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं. लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, लिमिटेड लोग अर्बन एरिया में रहते थे और मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां रहती थी? रूरल एरिया में. आप क्या बोलोगे? बल्क ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, ओनली 15% पॉपुलेशन lived in urban areas. Therefore, there was limited urbanization. फिर आप बोलोगे इंडिया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी. क्या थी? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को, मतलब मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या होती है? जहां पे रिसोर्सेज का ओनर प्राइवेट सेक्टर है. और सोशल इकोनॉमी क्या होती है? सोशल इकोनॉमी क्या होती है? जहां पे रिसोर्सेज की ओनर गवर्नमेंट है. इंडिया वाज अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी. सर नीदर फुल्ली फ्यूडल, फ्यूडल माने सोशलिस्ट. आप बोलोगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नीदर फुल्ली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट, बट इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू. या तो आप ऐसे बोलो, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इज द मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. बोलिए आया कि नहीं आया? बोलिए, कोई डाउट? तो ये फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बोलो आया? अब वन बाय वन सेक्टर वाइज पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर की पोजीशन पढ़ेंगे, इंडस्ट्री की पोजीशन पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड की पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे. स्टार्ट करें. सबसे पहले एग्रीकल्चर. पहले एग्रीकल्चर में क्या क्या फीचर्स थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? टॉपिक क्या है? स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. लो प्रोडक्टिविटी, exploitative land settlement system, forced commercialization, lack of investment in agriculture, gulf between owners and tillers of soil, small and fragmented land holding, subsistence outlook. परेशान मत हो, अभी सिर्फ नाम नाम बोले हैं, सारा समझाने वाला हूं एक एक चीज. परेशान होने की जरूरत नहीं है. मतलब इतना चैप्टर पूरा वापस से बता दूंगा कि आपने अगर ये चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा है तो भी जो आज क्लास में पढ़ाऊंगा उसके बेसिस पे आप ये चैप्टर तैयार कर सकते हो. डन है क्या? चलो आ जाओ. यहां तक क्लियर है? आओ सबसे पहले आओ फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे. सबसे पहला फीचर था प्रोडक्शन भी लो था, प्रोडक्टिविटी भी लो थी. प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क समझो. एक पीस ऑफ लैंड है, उस पे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ वो है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन माने टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी होती है पर हेक्टेयर आउटपुट. देखो समझो ऐसे, इंडिया में मान लो, अज्यूम कर रहा हूं 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे टोटल आउटपुट कितना आया वो है प्रोडक्शन. मान लो मैं कहता हूं 100 हेक्टेयर लैंड पे 60,000 केजी वीट बना. अब टोटल आउटपुट को टोटल एरिया से डिवाइड करो, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा 600 केजी पर हेक्टेयर. तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना हुआ वो होती है प्रोडक्टिविटी. टोटल आउटपुट इज प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी. क्लियर है क्या? बात समझ में आती है? बोलो यार. अब क्या था? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे प्रोडक्टिविटी लो थी, मतलब पर हेक्टेयर आउटपुट लो था. अब पर हेक्टेयर आउटपुट लो होगा तो प्रोडक्शन भी लो ही होगा. तो आप क्या बोलोगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? प्रोडक्शन दैट इज टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी दैट इज आउटपुट पर हेक्टेयर वॉज वेरी लो. फिर एक देखो बुक में देखोगे दो एग्जांपल है, एक व्हीट का एक राइस का.
कोई भी एक एग्जांपल लर्न करके चले जाओ, चाहे व्हीट का चाहे राइस का, तो आप बोलोगे, कंपैरिजन करेंगे, 1947 टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज 64 lakh tons and productivity was 660 kg per hectare. और सोचो 21-22 में जो पहले टोटल प्रोडक्शन 64 लाख टन था वो 1068 टन हो गया, और जो प्रोडक्टिविटी पहले 660 केजी पर हेक्टेयर थी वो बढ़ के 3507 केजी पर हेक्टेयर हो गई. अब आज से कंपैरिजन करते हुए सोचो कि पहले प्रोडक्टिविटी भी कितनी कम थी और आउटपुट भी कितना कम था. ऐसा तो नहीं है इंडिया बड़ा हो गया, नहीं हुआ ना, फिर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब पहले प्रोडक्टिविटी कम थी, पहले प्रोडक्शन कम था. सबसे मेन ये समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिख कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए. सर ब्रिटिश रूल ने एक गंदा, जो फार्मर को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया जमींदारी सिस्टम, जिसको हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं. जमींदारी सिस्टम और लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक ही है. आप बोलोगे ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज जमींदारी सिस्टम. अब आपको समझना है जो जमींदारी सिस्टम है, आपको क्या समझना है, जो जमींदारी सिस्टम है वो 3 पार्टी रिलेशनशिप है. इसमें 3 लोग होते हैं, एक फार्मर, फार्मर को टिलर, पेजेंट या कल्टीवेटर भी बोल सकते हो, एक जमींदार और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फार्मर से जमीन छीन ली और जमींदार को दे दी. अब जमींदार जमीन का मालिक था, जमीन का ओनर कौन था, परमानेंट ओनर था जमींदार, कल्टीवेशन करता था फार्मर. पर क्योंकि जमीन का मालिक जमींदार था तो जमींदार किसान से लेता था रेंट. अब जमींदार क्या करता था, जितनी मर्जी रेंट आए फार्मर से लेता था. तो फार्मर का क्या होता था, एक्सप्लॉइटेशन. मेहनत कर रहा है फार्मर, कल्टीवेशन कर रहा है फार्मर, एंड जमींदार फ्री टू extract as much as they wanted from tillers, as much as they want, वो ले लेते थे टिलर से. फिर जमींदार को क्या करना होता था, सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट का लैंड रेवेन्यू यानी कि टैक्स गवर्नमेंट को देना होता था और बाकी सब जमींदार रखते थे. तो हो क्या रहा था, अब बोलो, जमींदार were permanent owners of land, so they earned all the profits of agriculture. एग्रीकल्चर का सारा प्रॉफिट तो ये कमाते थे. फिर आप क्या बोलोगे, सेकंड पॉइंट, जमींदार्स were required to pay fixed sum to government as land revenue. जमींदार्स were free to extract from tillers as much as they wanted. It resulted in unlimited exploitation of farmers. And those farmers जो रेंट नहीं देते थे उनको जमीन से एविक्शन कर देते थे, मतलब निकाल देते थे. समझ में आया? फार्मर्स बेचारों के पास, बोलो बोलो बोलो, फार्मर्स बेचारों के पास मिनिमम प्रोड्यूस बचता था जो नेसेसरी था उनकी सर्वाइवल के लिए. आपसे कोई पूछे व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो आप पहला ड्रॉबैक बोलोगे, इट लेड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स. आप बोलोगे इट लेड टू फ्रीक्वेंट एविक्शन of farmers. Farmers were reduced to landless laborers and they were left only with minimum produce which was necessary for survival.
बोलो आया नहीं आया? कुछ नहीं करना, पेपर में जमींदारी सिस्टम का क्वेश्चन आए, इस चार्ट में जितनी बातें लिखी हैं सब चेपाना, बात खत्म। और आप बोलोगे बंगाल प्रेसिडेंसी वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम सबसे पहले कहां आया? बंगाल प्रेसिडेंसी में आया। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट? अच्छा, अब इसी से अगला फीचर आएगा। सर जो जमींदार होते थे सारा प्रॉफिट तो वो कमा रहे होते थे, पर जमींदार ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ना उन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया, ना इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई, ना फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला कर दी। फार्मर बेचारे के पास तो ओनली मिनिमम अमाउंट बचता था जो जिंदा लेने के लिए जरूरी था। तो फार्मर के पास भी पैसा नहीं था एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या हुई? तीसरा फीचर, इट लेड टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जमींदार्स डिड नथिंग टू इंप्रूव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर वॉज मिनिमम इरिगेशन फैसिलिटी available in the country. Agriculture became heavily dependent on rainfall. तो अगला फीचर यही है। कहां गया? ये रहा। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनेशन होता है कि वाटर में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको हटा के इरिगेशन करना। ये सब टोटली क्या हो गया था? नेग्लेक्ट हो गया था। बोलो आया? अच्छा, अगला फीचर क्या है? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। अब ये क्या फीचर है समझना। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन का क्या फीचर है? सर एक्चुअल में पहले इंडियन फार्मर्स का फोकस रहता था फूड क्रॉप ग्रो करने में। फूड क्रॉप क्या होती है? वीट, राइस, बाजरा, ये सब। तो अब ब्रिटिश रूल को क्या था? अपनी ब्रिटेन वाली इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। तो उन्होंने फार्मर्स को मजबूर किया कैश क्रॉप्स ग्रो करने में। कैश क्रॉप्स क्या हुई? इंडिगो, ज्यूट, कॉटन। तो जो फार्मर्स को फोर्स किया गया फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में शिफ्ट करने के लिए, उसी को बोला गया कमर्शियलाइजेशन। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अगर पेपर में पूछे 1 मार्क्स में, तो आप क्या बोलोगे? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस शिफ्टिंग फार्मर्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, ज्यूट, कॉटन एटसेट्रा। अब आपने फार्मर्स को कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए क्यों फोर्स किया? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल चाहिए था फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल चाहिए था फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो क्या हुआ? ब्रिटिशर्स forced commercialization as they needed raw material for textile industry in Britain. अब इससे ड्रॉबैक्स क्या हुए? सर अब आप फूड क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे तो देश में खाने की शॉर्टेज हो गई। तो ये देश में फ्रीक्वेंटली फेमाइन्स आई। फेमाइन्स यानी भूखमरी। ऐसा एस्टीमेट है कि 1760 से लेकर 1943 के बीच में 85 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फेमाइन्स। फार्मर्स एक्सपोज्ड हो गए टू अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट। इसका क्या मतलब है? फार्मर ने कॉटन उगाया, जूट उगाया। अब फार्मर जो कॉटन उगाएगा या जूट उगाएगा उसे मार्केट में बेचने जाएगा। फार्मर जो कॉटन उगाएगा, जूट उगाएगा, उसे मार्केट में बेचने जाएगा। तो अब मार्केट में क्या होता है? प्राइस कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। प्राइस बढ़ गई तो फार्मर को प्रॉफिट हो गया, कम हो गई तो लॉस हो गया। तो ये अनसर्टेनिटी फार्मर को फेस करनी पड़ी, पहले नहीं करनी पड़ती थी।
पहले वो ग्रो करते थे फूड क्रॉप, तो वो जो फूड क्रॉप ग्रो करते थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो करते थे, तो कोई अनसर्टेनिटी थी नहीं। और तीसरी प्रॉब्लम क्या हुई, कैश क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इनपुट ज्यादा चाहिए, जैसे कि पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। इसके लिए फार्मर्स को लेना पड़ा लोन, तो फार्मर की क्रेडिट नीड्स बढ़ी और वो लोन के नीचे दब गए। परपेचुअल मतलब लगातार, इनडेटनेस मतलब दब जाना, इनडेटनेस मतलब लोन के भार में दब जाना। तो फार्मर्स किसके भार में दब गए, लोन के भार में दब गए। तो आप क्या बोलोगे, फोर्स कमर्शियलाइजेशन led to frequent famines, it exposed farmers to uncertainties of market, it increased credit needs of farmer and led to perpetual indebtedness। आगे बढ़ते हैं, अगला फीचर आया गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। बड़ा इजी है, ओनर ऑफ सॉइल कौन था, जमींदार, टिलर ऑफ सॉइल कौन था, फार्मर। गल्फ यानी गैप, इनके बीच में गैप बढ़ गया। गैप क्यों बढ़ गया, जमींदार के पास तो बहुत इनकम आती थी, तो जमींदार तो सारी लग्जरी ऑफ लाइफ में जीते थे, और फार्मर के पास आप सिर्फ कितना अमाउंट छोड़ते थे, मिनिमम अमाउंट जो उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी था। तो आप बोलोगे इट लेड टू ह्यूज गल्फ बिटवीन, इट लेड टू ह्यूज गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स। ओनर्स, that is zamindar, were only interested in profit maximization, while tillers, that is farmers, were merely given enough for subsistence and survival। क्लियर है। एक और प्रॉब्लम थी इंडियन एग्रीकल्चर के साथ बिफोर इंडिपेंडेंस, किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें होती थी, स्मॉल लैंड, और वो छोटी छोटी जमीनें भी टुकड़ों में होती थी। मतलब मान लीजिए मेरे पास 3 हेक्टेयर लैंड है, तो वैसे नहीं होता था कि एक जगह 3 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर यहां है, 1 हेक्टेयर यहां है, 1 हेक्टेयर यहां है, ऐसे होता था, थोड़ी जमीन यहां, थोड़ी जमीन यहां, थोड़ी जमीन वहां। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, छोटी छोटी तो जमीनें और वो भी बिखरी हुई, तो किसानों को एग्रीकल्चर करने में बहुत दिक्कत आती थी। सोचो ट्रेवल कॉस्ट लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना। तो आप बोलोगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लैंड होल्डिंग्स ऑफ फार्मर्स वर बोथ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, with some land here and some land there, which increased cost of yield and caused low output। आउटपुट कम आता था इसकी वजह से, और आउटपुट कम क्यों आता था, क्योंकि जमीन छोटी है। और कॉस्ट क्यों बढ़ जाती थी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी से तीसरी और तीसरी से वापस पहली जगह। बोलो आया। और आखिरी पॉइंट था सबसिस्टेंस आउटलुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सबसिस्टेंस आउटलुक में अपने को इतना सा ध्यान रखना है, सबसिस्टेंस आउटलुक में अपने को इतना सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सबसिस्टेंस आउटलुक में, सर फार्मर्स का यह आउटलुक नहीं था कि हम ज्यादा प्रोड्यूस ग्रो करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। उनका आउटलुक इतना था कि हम इतना ग्रो करेंगे जिससे हमारी फैमिली की नीड्स पूरी हो जाएं। तो वो वीट या ग्रो करते थे, वीट या राइस, तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो करते थे। वो जो वीट या राइस ग्रो करते थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो करते थे। वो जो वीट या राइस ग्रो करते थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो करते थे, और मार्केट में बेचने के लिए उनके पास ज्यादा सरप्लस नहीं बचता था। मतलब वो एग्रीकल्चर को एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखते थे, वो एग्रीकल्चर को एज अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल देखते थे। सर्वाइवल की जगह बेटर वर्ड है यूज करना सबसिस्टेंस। तो आप बोलोगे सबसिस्टेंस आउटलुक मींस क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली, देयर इज लिटिल सरप्लस for sale in market, implying no commercial outlook।
और इसी से एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस भी आई और पावर्टी भी आई। सोचो पावर्टी क्यों है, किसान गरीब क्यों है? मार्केट में बेचने के लिए सरप्लस ही नहीं है। अगर मार्केट में बेचने के लिए सरप्लस होगा तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो वो बैकवर्ड नहीं होगा, पावर्टी प्रोन नहीं होगा। बोलो आया? तो ये एग्रीकल्चर के 7 फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आपको ध्यान रखने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन के रीजन बताइए। एग्रीकल्चर में क्रोनिक बैकवर्डनेस थी, क्रोनिक मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड था, और डीप स्टैग्नेशन था। स्टैग्नेशन माने लो ग्रोथ थी। तो रीजन पूछेगा तो रीजन यही लिखने हैं। पेपर में पूछे व्हाट वर द रीजंस फॉर डीप स्टैग्नेशन एंड क्रोनिक बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर, तो आप रीजन बोलोगे लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, सबसिस्टेंस आउटलुक, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टेनर्स ऑफ सॉइल। ये 7 पॉइंट्स आपको पेपर में लिखकर आने पड़ेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आया? यहां तक क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब पेपर में 2 क्वेश्चन मैं आपको यहां पे तैयार करा रहा हूं। एक तो क्वेश्चन आ सकता है इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन क्या है ऑन एग्रीकल्चर। तो 2 बातें इसमें मेन ध्यान रखना। तो एक तो ये आया कि एग्रीकल्चर से पार्टीशन होने से एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट आया। नेगेटिव इंपैक्ट क्यों आया? क्योंकि पार्टीशन के बाद इंडिया को 82% पॉपुलेशन मिली। कितनी परसेंट? लेकिन जो कल्टीवेबल लैंड था वो सिर्फ 56% मिला। मतलब पॉपुलेशन मिली ज्यादा, मतलब खाने वाले लोग थे ज्यादा, लेकिन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर था कम। तो आप बोलोगे इंडिया गॉट 82% of population while only 65%, sorry, correction, while only 65% of food grain area। इसलिए एग्रीकल्चर का, अगर पेपर में पूछे पार्टीशन का एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट आया, बोले नेगेटिव इंपैक्ट आया। हमें पॉपुलेशन तो कितनी मिली? 82%, लेकिन फूड ग्रेन एरिया सिर्फ कितना मिला? 65%। आप एक बात और लिख सकते हो, जो रिच फूड ग्रेन एरिया था जैसे कि वेस्ट पंजाब या सिंध, वो कहां चला गया? पाकिस्तान में। रिच फूड एरिया, बोलो रिच फूड ग्रेन एरिया, रिच फ्रूट ग्रेन एरिया like West Punjab, like West Punjab, I mean Sindh, went to Pakistan। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको याद रखना है। एक टॉपिक ये आ सकता है, ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारा एग्रीकल्चर कैसा था? बहुत अच्छा था। बोले ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज थी। ये आज मैंने शुरुआत में भी पढ़ाया था। विलेज में सब तरीके के लोग थे, क्रॉप फार्मिंग करने वाले, कैटल फार्मिंग करने वाले, गोल्ड स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ था, शू मेकर्स थे, सब था। कोई जमींदार नहीं थे। फार्मर को जो भी टैक्स देना होता था डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते थे। फार्मर्स पेड लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। और ब्रिटिश रूल में जैसे कि डीप स्टैग्नेंट, ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चर में डीप स्टैग्नेंसी थी, क्रोनिक बैकवर्डनेस थी। उसका बिल्कुल उल्टा, ब्रिटिश रूल से पहले एग्रीकल्चर में प्रोस्पेरिटी थी और स्टेबिलिटी थी। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए यस और नो। यहां तक क्लियर है? अब यह बात हो गई ब्रिटिश रूल में पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक छोटा सा डाउट टेकअप करूंगा, उस डाउट को टेकअप करने के बाद बात करूंगा किसकी? इंडस्ट्रियल सेक्टर की।
आया पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हमने एक तरीके से वापस पढ़ लिया है। बोलो। देखो सुनो, दो अलग चीजें होती हैं। एक डाउट इसने पूछा, सर फार्मर का सबसिस्टेंस आउटलुक था, मतलब फार्मर का ये टारगेट ही नहीं था कि मैं अपना प्रोड्यूस मार्केट में जाके बेचूं, तो उसका रीजन ही जमींदारी सिस्टम है। फार्मर को पता था कि अगर मैं ज्यादा उगाऊंगा तो वो कौन ले जाएगा? जमींदार ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे? तो मेहनत करने की इच्छा ही नहीं होती थी और ना रिसोर्सेज थे, तो वो बेचारे कम ही उगाते थे, और जो कम उगाते थे उसका भी एक हिस्सा कौन ले जाता था? जमींदार। इसीलिए आई क्रोनिक बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस नहीं आई, क्रोनिक बैकवर्डनेस आई। तो एक का ही रीजन है, दूसरा क्योंकि जमींदारी सिस्टम था इसलिए सबसिस्टेंस आउटलुक था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं कि भैया ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। अभी कौन से सेक्टर की बात हुई है? एग्रीकल्चर की। अब किसकी बात करेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो आप सबसे पहले बोलोगे ब्रिटिश रूल ने हमारी कंट्री का सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना मतलब इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देना। सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे उनके दो मोटिव थे। पेपर में क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट वर द मोटिव्स ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो फिर आप बोलोगे टू फोल्ड मोटिव थे, और ये मोटिव मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए। यही बिगनिंग वाला टॉपिक था, बार बार नहीं पढ़ना है, सेम लैंग्वेज लिख सकते हो। उनका मोटिव ये था कि भैया इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल बने, जैसे रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, वो तो इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो जाए टू फुलफिल रॉ मटेरियल नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और जो फिनिश गुड्स ब्रिटेन में बने वो इंडिया में इंपोर्ट हो जाए, एंड इंडियन मार्केट बिकेम डिमांड डेस्टिनेशन फॉर ब्रिटिश गुड्स। टू फोल्ड मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे, कि इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर चला जाए और उनका फिनिश गुड इंडिया आ जाए। अपना रॉ मटेरियल चला जाए, तुम्हारा फिनिश गुड आ जाए। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। तो अब क्या बोलोगे? देयर वॉज टू फोल्ड मोटिव, exploit India's wealth of raw material for industries in Britain. Ultimately, India became exporter of raw material and exploit India as a market for British goods. India ultimately became importer of finished goods. फिर आप बोलोगे जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश रूल ने इंडिया का किया, उसके मेन 3 इंपैक्ट आए। आप बोलोगे सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। अब इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और ब्रिटिश गुड्स ने हमारे मार्केट पे कब्जा कर लिया। पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। तो आप क्या बोलोगे? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन had 3 negative effects. It led to decline of handicraft industries. It caused massive unemployment. It led to penetration of British goods in Indian market. बोलो आया नहीं आया? Absolutely correct. आगे बढ़ते हैं, अब फीचर्स पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट थी। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट थी। पुअर स्टेट इन फीचर्स को देखकर पता चलती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट थी, बताओ कौन से फैक्टर्स को देखकर पता चलता है कि पुअर स्टेट थी? तो अब सबसे पहला फैक्टर बोलोगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके हो गया। किसका डिके हो गया? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का।
कैसे डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश रूल ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को? उन्होंने क्या करा, इंडिया से जब ब्रिटेन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था तो उस पर टैरिफ नहीं लगाते थे, यानी ड्यूटी नहीं लगाते थे, ठीक है। पर जब ब्रिटेन से फिनिश गुड इंपोर्ट होके आते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, उस पर भी ड्यूटी नहीं लगाते थे, और ब्रिटेन से जब फिनिश गुड्स इंडिया आते थे तो उस पर भी ड्यूटी नहीं लगाते थे। टैरिफ फ्री इंपोर्ट होता था ब्रिटिश गुड्स का, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का। तो इससे ब्रिटिश गुड्स सस्ते हो गए, क्योंकि ना तो रॉ मटेरियल पे ड्यूटी लग रही और ना फिनिश गुड पे ड्यूटी लग रही। पर इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उनके एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटी लगा दी, तो ब्रिटेन के गुड्स सस्ते हो गए, हैंडीक्राफ्ट गुड्स महंगे हो गए, मार्केट में बिकना बंद हो गए। इंडियन कंज्यूमर का डिमांड पैटर्न चेंज हो गया। जो पहले हैंडीक्राफ्ट गुड्स खरीदते थे वो ब्रिटिश गुड्स खरीदने लग गए क्योंकि वो सस्ते थे। और दूसरा, एक और प्रॉब्लम हुई, ब्रिटेन के गुड्स मशीन मेड थे, क्योंकि मशीन मेड थे तो बेटर इन क्वालिटी भी थे और चीपर भी थे, इसलिए हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके हुआ। तो अब क्या बोलोगे? ब्रिटिश रूल फॉलोड discriminatory tariff policy which destroyed handicraft industry. There was tariff free export of raw material to Britain and tariff free import of British goods in India. However, heavy duty was placed on export of handicraft goods. Further, Indian handicraft industry could not compete with machine made British goods which were better in quality and cheaper in price. क्लियर है क्या? तो पहला फीचर क्या हुआ? बोले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके हो गई। मॉडर्न इंडस्ट्री की ब्लीक ग्रोथ हुई। ब्लीक माने पुअर ग्रोथ, वेरी लो ग्रोथ। मॉडर्न इंडस्ट्री आई नहीं। मॉडर्न इंडस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्री क्या होती है? स्विंग मशीन की इंडस्ट्री, बाइसिकल की इंडस्ट्री, हैवी प्लांट एंड मशीनरी की इंडस्ट्री, ये होती है मॉडर्न इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इनकी बहुत ज्यादा पुअर ग्रोथ हुई। आप बोलेंगे इन ब्रिटिश रूल देयर वॉज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। और आप बोलोगे जो 19th सेंचुरी आई, यानी 19th सेंचुरी समझ गए? 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हुई। आप क्या बोलोगे? ओनली इन सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्टेड इमर्जिंग। फिर एग्जाम्पल लिखोगे कि बोले कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई। कॉटन मिल सेटअप हुई महाराष्ट्र और गुजरात में, और जूट टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई वेस्ट बंगाल में, जो कि मेनली कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर्स थी। दूसरा बोलोगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आई, टिस्को, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है 1907 में। तीसरा बोलोगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर II सीमेंट, पेपर और शुगर इंडस्ट्री आई। लेकिन याद रखना कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं आई और इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया क्या? अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। किसकी बात करेंगे? फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। ब्रिटिश रूल आने से पहले रोमन्स इंडिया को बुलाते थे सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। सिंक माने कुआं। बोले दुनिया का सारा
बुलियन माने करेंसी, बोले हमारे देश में आ रहा है। अरे हम भयंकर एक्सपोर्ट करते थे और दुनिया का सारा पैसा हमारे देश में आ रहा था, सोने की चिड़िया थे ना हम। तो इन्होंने बोला बिफोर ब्रिटिश रूल रोमन्स कॉल्ड इंडिया सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन एंड दिस केम टू एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर of fine cotton textiles, silk textile, iron goods, ivory work, etc. ये तो ब्रिटिश रूल से पहले की बात कर रहा हूं। ब्रिटिश रूल में कुछ अच्छा नहीं हुआ, सोचो ही मत अच्छा हुआ है। ब्रिटिश रूल में कुछ अच्छा नहीं हुआ, सोचो ही मत। ये तो ब्रिटिश रूल से पहले का है। जब वो आए तो ऐसे आए कि हमारे देश को बर्बाद करके चले गए। तो ब्रिटिश रूल में क्या हुआ? आप बोलोगे ब्रिटिश रूल में इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गई रॉ मटेरियल की और इंपोर्टर बन गई फिनिश गुड्स की। एक्सपोर्ट क्या करती थी ये तो पता ही, हमने 50 बार पढ़ लिया कि हम रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट कर देते थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर लेते थे। तो आप बोलोगे इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ raw material and primary products like raw silk, cotton, wool, indigo, etc. And India became importer of finished goods produced by British industries like cotton and silk textile, capital goods. सर अब जो इकोनॉमी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रही है और इंपोर्ट फिनिश गुड कर रही है, वो हमेशा बैकवर्ड इकोनॉमी मानी जाती है। आइडियली आपको एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स करने चाहिए, ना कि रॉ मटेरियल। क्योंकि हम एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल कर रहे थे, दिस रिफ्लेक्टेड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, याद रखना हमारे फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिश रूल की मोनोपोली आ गई। हमारे फॉरेन ट्रेड पे किसकी मोनोपोली आ गई? ब्रिटिश रूल की मोनोपोली आ गई। हमारा 50% फॉरेन ट्रेड ग्रेट ब्रिटेन से होता था और थोड़ा बहुत चाइना, सिलोन, पर्शिया इनसे होता था। किससे होता था? चाइना, सिलोन, पर्शिया इनसे। सिलोन आज का श्रीलंका है, पहले सिलोन बोलते थे, आज का श्रीलंका है, और पर्शिया आज का ईरान है। तो आप क्या बोलोगे? ब्रिटिश हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड, मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड was controlled by Great Britain and rest of the foreign trade took place with China, Ceylon, Persia, etc. अब इसमें एक बात याद रखनी है, ब्रिटिश रूल की जो मोनोपोली है वो स्वेज कैनाल ओपन करने की वजह से बढ़ गई। क्या ओपन होने की वजह से बढ़ गई? स्वेज कैनाल ओपन करने की वजह से बढ़ गई। तो इसी में एक पॉइंट और पेपर में एक्सप्लेन करना है, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल। इसमें एमसीक्यू याद रखने हैं। सबसे पहले स्वेज कैनाल ओपन कब हुई? तो आप बोलेंगे स्वेज कैनाल 1869 में ओपन हुई, और स्वेज कैनाल ओपन होने से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंडिया और ब्रिटेन के बीच में कम हुई। तो अब क्या बोलोगे? स्वेज कैनाल ओपनड इन ईयर 1869, which reduced transportation cost, between India and Britain. फिर आपसे कोई पूछे यार स्विस कैनाल होता क्या है, तो आप बोलना ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कहां पे सिचुएटेड है? इस्थमस करके एक एरिया है। क्या नाम है? इस्थमस, ISTHMUS। इस्थमस करके एक एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में, वहां ये ओपन हुआ। कहां ओपन हुआ? इस्थमस में। इस्थमस कहां है? नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट में। तो आप बोलोगे इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे
running across isthmus, running across isthmus of Suez in नॉर्थ-ईस्ट इजिप्ट। ये एमसीक्यू के लिए पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्विस कैनाल कब ओपन हुई? 1869 में। ये क्या है? आर्टिफिशियल वाटरवे है। कहां पे है? इस्थमस ऑफ स्विस में। इस्थमस ऑफ स्विस कहां है? नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट में। क्लियर है? क्लियर है। और इससे ब्रिटिश रूल का मोनोपोली क्यों बढ़ा? क्योंकि स्विस कैनाल ओपन होने से ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो क्या लगती थी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगती थी, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। क्या? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। इसमें क्या याद रखोगे? सर क्या होता था ब्रिटिश रूल में, हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा थे या कम थे? तो देखो ब्रिटिश रूल में क्या था, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे। एक्सपोर्ट्स होंगे तो देश में पैसा आएगा, इंपोर्ट्स कम थे। तो मतलब अगर 100 करोड़ के एक्सपोर्ट किए, अज्यूम करो, तो 70 करोड़ के इंपोर्ट करते थे, तो देश में कितना सरप्लस आया? 30 करोड़। अब ये पैसा देश के डेवलपमेंट में काम लगाया जाना चाहिए था, पर ब्रिटिश रूल ने इस पैसे को बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? 2 तरीकों से। और इंडिया के ट्रेड सरप्लस को बर्बाद करने के फिनोमिना को ही बोला गया ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। क्या बोलोगे? हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे, तो उससे क्या जनरेट होता था? सरप्लस। वो सरप्लस कंट्री के डेवलपमेंट में लगाया जाना चाहिए था, लेकिन कंट्री के डेवलपमेंट में नहीं लगा के ब्रिटिश रूल ने मिसयूज किया। कैसे मिसयूज किया? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया उस पैसे को, और एक उस पैसे को खर्च कर दिया वर्ल्ड वॉर फाइट करने में वॉर्स। तो अब क्या बोलोगे? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वॉज स्टेट सरप्लस एज एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल was greater than import of finished goods. As a result, trade surplus was generated. This surplus was not used for growth and development of India. British rule misused state surplus for incurring huge administrative expenses to manage colonial rule in India. Also, huge expenses were incurred by British government to fight wars in pursuit of imperialism. Imperialism मतलब लोगों पे कब्जा करके रखना। तो ब्रिटिश रूल का तो टारगेट ही था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों पे कब्जा करे। कब्जा करने के लिए क्या लड़ने पड़ते थे? युद्ध लड़ने पड़ते थे। युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो पेपर में शॉर्ट नोट आ सकता है ऑन ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ लिखने पर। पेपर में क्या आ सकता है? शॉर्ट नोट आ सकता है किस पर? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ लिखने पर। तो वो शॉर्ट नोट आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। बताइए समझ में आ रहा है यहां तक? सारी बातें मैं यहां पे कवर कर दे रहा हूं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं यहां पे नहीं कवर कर रहा हूं, और बहुत अच्छे वे में कवर कर रहा हूं। आपने, फिर बोल रहा हूं, एक भी बार अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो यहां से देखकर मोर और लेस आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सर डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है पॉपुलेशन के क्या फीचर्स थे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पॉपुलेशन के क्या फीचर्स थे। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई थी। बर्थ रेट का मतलब होता है कि 1000 लोगों के बीच में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। बर्थ रेट मींस नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल in a year. Birth rate was very high. It was 48
पर 1000 पर्सन। फिर डेथ रेट ये होती है कि 1000 लोगों में कितने लोग मर जाते हैं। डेथ रेट was also very high. It was as high as 40 persons per 1000 persons. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से कितने बच्चे 1 साल का होने से पहले मर गए। कितना होने से पहले मर गए? 1 साल का होने से पहले मर गए। आप क्या बोलोगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस death rate of children below the age of 1 year per 1000 live birth। समझ में आया? It was very high. It was 218 per 1000 live births। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एवरेज एज ऑफ डेथ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी was very low. It was on an average 32 years। लिटरेसी रेट होती है कितने लोगों में एबिलिटी टू रीड एंड राइट है। लिटरेसी रेट ओवरऑल वाज ओनली 16% एंड इन फीमेल्स इट वाज एज लो एज 7%। ओवरऑल 16% थी, लड़कियों में तो सिर्फ 7% थी। अब पेपर में पूछेगा ये सब इंडिकेट क्या करता है? बोले ये सब इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री में लैक ऑफ मींस थे, मतलब रिसोर्सेज नहीं थे। हमारी कंट्री इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी। हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी। भूखमरी बहुत ज्यादा हो रही थी, तभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। एपिडेमिक्स आ रहे थे। हाई बर्थ रेट का रीजन क्या है? पेपर में पूछेगा। हाई डेथ रेट का रीजन क्या है? पेपर में पूछेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का रीजन क्या है? पेपर में पूछेगा। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रीजन क्या है? पेपर में पूछेगा। तो ये सारे आपको रीजन लिखने। अब बोलोगे रीजंस आर लैक ऑफ मींस विद गवर्नमेंट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज इकोनॉमी, फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड एपिडेमिक्स। बोलो आया नहीं आया? डन है। इससे अच्छी समरी नहीं बना सकता। एक पॉइंट और याद रखना है सर, एक कॉन्सेप्ट होता है सेंसस का। सेंसस बोलते हैं काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। किसको बोलते हैं? तो इसमें एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री में पहला सेंसस कब हुआ? तो 1881 में हुआ। और दूसरा ये याद रखना है कि सेंसस एवरी 10 ईयर्स में होता है। तो आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इन ईयर 1881 and from thereafter it is conducted every 10 years। बोलो आया कि नहीं आया? आ रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं 90% चीजें कवर करके रखा हूं। आप सिर्फ ये पढ़ के जाओगे तो भी काम बनेगा। थोड़ा बुक से पढ़ लो, थोड़ा यहां से पढ़ लो, काम हो जाएगा। इसके बाहर नहीं आने वाला है पेपर, मेरी गारंटी है 100% की नहीं आएगा। क्लियर है? चलो अब एक टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी कुछ कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है, जो मैंने एक चार्ट बना दिया है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, मैंने एक चार्ट बना दिया है। सबसे पहले आप बोलोगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितने लोग टर्जरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। आती है बात समझ में? तब क्या बोलोगे? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इनटू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। अच्छा, अब दूसरी चीज समझना, प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आती है और माइनिंग आती है। सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं आती, इंडस्ट्रीज आती हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी आती है। और टर्जरी में सारी सर्विस, टर्जरी में सब आ गया, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन या कोई भी अदर सर्विस।
अब क्या था हमारी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? आप बोलोगे इन ईयर 1951 72.7% population was engaged in primary sector, 10.1% in secondary sector, 17.2% in tertiary sector. लर्न हो गया? अब इसी से कुछ एनालिसिस निकालो। पहला एनालिसिस ये निकालो कि एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन which indicates India was an agrarian economy. क्या बोलोगे? आप बोलोगे following observations can be drawn from this. Agriculture was the principal source of occupation. Agriculture was the principal source of occupation. पहला फीचर तो ये निकालोगे। दूसरा फीचर ये निकालोगे contribution of industrial sector to GDP was almost insignificant, as only 10% population was engaged in इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था? इनसिग्निफिकेंट सोर्स था। और तीसरा ऑब्जर्वेशन निकालोगे इवन टर्जियरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इवन टर्जियरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज वेरी लो। ये मेन बातें आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में याद रखनी है। रख पाओगे याद? और लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूं, पेपर में ना कोई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आना, मेरी कोई बात ही गलत निकल जाए तो बात अलग है। पेपर में इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो एग्रीकल्चर से आता है या इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, या तो एग्रीकल्चर से आता है या इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें कई सारी बातें मुझे बतानी है, कान खोल के सुनते जाओ। सबसे पहले बोलना, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर, कम्युनिकेशन। फिर आप बोलोगे एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। फिर आप बोलोगे इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। पहले इतना लिखकर आओ, इसके मार्क्स आएंगे पेपर में। उसके बाद फिर आप बताओ ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। रेलवेज की बात करेंगे, पोर्ट्स की बात करेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, रोड्स की बात करेंगे। 4 चीजों की हम इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली बात करेंगे। क्लियर है? चलो, सबसे पहले डेटा। फर्स्ट ट्रेन was introduced between Bombay to Thane in year 1853। अच्छा, रेलवेज क्यों लाई ब्रिटिश रूल? बोले इंडिया के फायदे के लिए नहीं लाई। रेलवेज को यूज किया जाता था फार्म से सी पोर्ट्स तक रॉ मटेरियल ले जाने के लिए। रेलवेज को यूज किया जाता था कि जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आए वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे क्या हो, इंक्रीज हो मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। बट फिर भी एक बात याद रखना, रेलवेज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन इकोनॉमी। आपसे कोई एक एमसीक्यू आ जाए, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी इन इंडिया, देन इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ठीक है, एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलेंगे? ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस रेलवेज फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल टारगेट नहीं था। देयर वॉज टू फोल्ड मोटिव
to introduce railways. Transportation of raw material from farm to seaport, increasing market of British goods in India. It was the most important contribution of British government to Indian economy. फिर आप बोलोगे पोर्ट्स आए. क्या है पोर्ट्स? पोर्ट्स एक तो सी पोर्ट्स होते हैं और एक रिवर्स के साइड पे बनते हैं. तो अब जो पोर्ट्स आए, सी पोर्ट भी आए, क्या है? सी पोर्ट भी आए. उनका भी सिमिलर सा पर्पस था. उनका भी सिमिलर सा पर्पस था. जो किसका पर्पस था? रेलवेज का. पोर्ट्स क्यों आए? अगेन ताकि रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जा सके और फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंडिया आ सके. और याद रखना, ब्रिटिश रूल ने इनलैंड वाटरवेज डेवलप करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल थे. ब्रिटिश रूल ने एक ओडिशा में यानी ओडिशा में कैनाल बनाई. उसको बनाने में ह्यूज कॉस्ट भी लगी, बट वो रेलवे से कंपीट नहीं कर पाई और फेल हो गई. तो आंसर क्या बोलोगे? पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया. द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल. कोस्टल कैनाल इन ओडिशा was built at huge cost but failed to compete with railways. फिर आप बोलोगे उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किए. उसका रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. तो आप बोलोगे पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. फिर लास्ट बोलोगे रोड्स. अगेन रोड्स का वही पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन करना रॉ मटेरियल का फार्म से सी पोर्ट्स तक और ट्रांसपोर्ट करना फिनिश गुड्स इंडिया में हर जगह टू इंटीरियर्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया. अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ब्रिटिश रूल ने ऑल वेदर रोड्स नहीं बनाए. कहां नहीं बनाए ऑल वेदर रोड्स? रूरल एरिया में. तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी? जब तेज बारिश होती थी या बाढ़ आती थी तो वो रोड्स खराब हो जाती थी. और इस वजह से अगर कभी बाढ़ आ गई और रूरल एरिया में रिलीफ मटेरियल पहुंचाना है तो वो पहुंचाने में दिक्कत आती थी. एज अ रिजल्ट पीपल इन रूरल एरिया सफर ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज. बोलो आया? बोलो आया? ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद एक आखिरी टॉपिक आता है, ब्रिटिश रूल के इंडिया में पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है. मेरे हिसाब से ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ब्रिटिश रूल के इंडिया में पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है, मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऑल्दो इट वाज नॉट इंटेंशनल, बोले जानबूझ के तो नहीं किया उन्होंने, ऑल्दो इट वाज नॉट इंटेंशनल बट ब्रिटिश रूल कॉज्ड सम पॉजिटिव इंपैक्ट्स विच वर. उन्होंने कमर्शियल आउटलुक डेवलप कराया फार्मर्स का. कमर्शियल आउटलुक ये होता है कि आप प्रोड्यूस सिर्फ इतना मत ग्रो करो जो सरवाइव करने के लिए जरूरी है, बल्कि अपने प्रोड्यूस को मार्केट में भी बेचो. उन्होंने फार्मर्स का फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया और प्रोड्यूस को मार्केट में फार्मर्स को बेचना सिखाया. मार्केट प्राइस उन्होंने, देखो आज हुआ क्या, सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझना है. ब्रिटिश रूल का सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? तब बोलोगे पॉजिटिव इंपैक्ट यही था कि उन्होंने क्या किया, फार्मर्स में कमर्शियल आउटलुक डेवलप कराया. ठीक है, तो फार्मर भी एक दिमाग लगाने पर लग गए. वो कोई भी फसल उगाते थे ना तो पहले उसकी मार्केट प्राइस देखते थे. तो जिस फसल की मार्केट प्राइस ज्यादा है वो उगाने के बारे में सोचते थे. तो आप क्या बोलोगे, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इवन दो लेड टू मार्केट अनसर्टेनिटी.
याद करो हमने पढ़ा था, बट इट ऑल्सो डेवलप कमर्शियल आउटलुक. फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग market price of produce. It became very important to determine what to produce. दूसरा, रेलवेज और रोडवेज आने से नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई. सिंपल, इट लेड टू जनरेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज. इससे भुखमरी कंट्रोल करने में मदद मिली. कैसे? जिन एरियाज में खाने पीने की शॉर्टेज है, तो सरप्लस एरिया से वहां पे खाने पीने का सामान जल्दी पहुंचाया जा सकता है बाय यूज ऑफ रेलवेज एंड रोड्स. इट लेड टू कंट्रोल ऑफ फेमाइंस एज रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज वर यूज्ड टू सप्लाई फूड ग्रेन्स टू फेमाइन अफेक्टेड एरियाज. दूसरा, ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी कंट्री में बार्टर चलता था. ब्रिटिश रूल ने हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया मनी, यानी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. ब्रिटिश रूल लेड टू शिफ्ट ऑफ या ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिश रूल ने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारी कंट्री में लाया. और इनफैक्ट आज भी हमारी कंट्री का जो मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब ब्रिटिश रूल पे बेस्ड है. तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दे लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. ये मेन टॉपिक्स हैं जो बस इस चैप्टर में अगर आप कर लेते हो तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में आपको मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत नहीं आएगी. और ये चैप्टर बेस है. अगर आपने ये चैप्टर वीक छोड़ दिया तो आगे के चैप्टर में भी दिक्कत आती है. ये चैप्टर अपना अच्छा होना चाहिए. ये अपना चैप्टर नंबर 1 हो गया. चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम था बेटा हमारे? चैप्टर नंबर 1 का नाम था हमारे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आई होप आया होगा सबको. वेरी गुड, बोलिए आया. समरी नोट्स पढ़िए, फिर बुक से पढ़िए. समरी नोट से पढ़िए, फिर बुक से पढ़िए. और टारगेट बनाइए कि जितना जितना मैं रिवीजन कराता जा रहा हूं सेम डे पर लर्न करते जाइए. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. और ध्यान रखिए जब समय है होगा तब पढ़ने का मन नहीं होगा. और एग्जाम के 2 दिन पहले जब पढ़ने का मन होगा तब समय नहीं होगा. अभी 8 दिन है, यानी समय है. मन को मनाओ, किताबें उठाओ और पढ़ाई करो. फिर बोल रहा हूं, याद रखना, जब समय है तब पढ़ने का मन नहीं है, और जब पढ़ने का मन होगा तब समय नहीं होगा. तो विदाउट फर्दर डिले pick up your books, start studying, and I am available for any type of help that you may need. 24/7. Done है?